हेलो एवरीवन। ये आज हम जर्मन समाजशास्त्री और जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप में से ये जो सिलेबस है सोशल थॉट का, ये बीए में भी है, एमए में भी है और नेट में भी है, यूजीसी नेट जीआरएफ में भी है। भारत की तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने कॉलेज हैं, सबके सिलेबस में सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बीए में भी, एमए में भी, जेआरएफ नेट में भी, सब में सोशल थॉट रहता ही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोशोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका समाजशास्त्र पे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आपके अंदर कुछ नॉलेज हो सोशोलॉजी का, क्योंकि जब आप बीए करेंगे या एमए करेंगे सोशोलॉजी से और कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि आपसे सवाल तो किया जाएगा कि आपने सोशोलॉजी से बीए किया है या एमए किया है, तो आपकी पकड़ सोशियोलॉजी पे अच्छी होनी चाहिए। और सोशियोलॉजी पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको थॉट पे पकड़ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थॉट यानी सामाजिक विचारक का जो पोर्शन है वो अगर आपका सही रहेगा तो आप सोशियोलॉजी को सही पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थॉट को अच्छा कीजिए और जितने हैं, जैसे अगस्ट कॉम्ट हैं, मैल डर्कहाइम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, ये सब बेसिक्स हैं, क्लासिकल सोशल थिंकर्स हैं। और भी हैं, कोजर हैं, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ हैं, बहुत सारे हैं। तो सबको आपको जानना है, लेकिन ये क्लासिकल थिंकर को तो और ज़रूरी है अच्छे से आप जानें। तो इसके लिए थॉट पे आप बार बार आप थॉट को सुनिए, बार बार आप हर एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, किसने क्या दिया, किसकी कौन सी किताब है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। कौन कहाँ के हैं, उनकी पुस्तक क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो आपको बता दें, कार्ल हेनरिक मार्क्स ये जर्मनी के हैं और जर्मनी के एक और वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है मैक्स वेबर, उनके स्वदेशी हैं। और इनकी पैदाइश 1818 और इनकी मृत्यु 1883 में होती है। और ख़ास बात क्या, इनके इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इनकी पुस्तकों को देखेंगे और इनके मेन कॉन्सेप्ट का नाम जानेंगे। तो इनकी पुस्तक है दी होली फैमिली, एंजल्स के साथ लिखी, दी होली फैमिली, 1845। इसी में उन्होंने सर्वहारा वर्ग का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। और उनकी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत महत्वपूर्ण है, 1848 में लिखी गई। और इसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांत का वर्णन किया कि कैसे हिस्ट्री चेंज होता है, कैसे सोसाइटी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। तो होली फैमिली 45 में लिखी गई, 1845 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। जर्मन आइडियोलॉजी एक किताब है, दी जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1847 में लिखी। ये एंजल्स के साथ मिलके लिखा और इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन किया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की। और एक किताब उन्होंने लिखी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये भी 1847 में लिखी। और अहम किताब जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो 1848 में लिखी। तो एक किताब और है, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, ये भी उन्होंने लिखी। और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है उनकी जो बहुत मशहूर है, दास कैपिटल, वो उन्होंने 1867 में लिखी, 85, 94 तक, ठीक है। तो ये है। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। तो ये बहुत अहम है।
कार्ल मार्क्स ने काम किया है उत्पादन की प्रणाली पे, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है क्लास फॉर्मेशन, वर्ग के निर्माण पे। कार्ल मार्क्स का काम है एलिनेशन, अलगाववाद पे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। उसी पे उनका पूरा सिद्धांत बना हुआ है। तो एक बार और सुन लीजिए कार्ल मार्क्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास फॉर्मेशन, एलिनेशन, ये सब है कार्ल मार्क्स का मुख्य कंसेप्ट। और सरप्लस वैल्यू, तो ये सब चीज़ें हम आगे एक एक करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इतना आप याद कीजिए। थैंक यू एवरीवन। ये कार्ल मार्क्स का दूसरा पार्ट है और हम लोग बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, किन किन चीज़ों पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं कार्ल मार्क्स कहाँ के थे और कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, अब भौतिकवाद का मतलब भौतिक चीज़ों के लिए। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक्चुअली सिंपल में आप समझिए एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, दो वर्गों के बीच लड़ाई को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद यानी पदार्थ के लिए, इसको आप ऐसे समझिए कि मार्क्स के शब्दों में पदार्थ यानी भौतिक तत्व ही निर्धारित करते हैं चेतना को, यानी विचार को। विचार के स्वरूप क्या होंगे, ये सब भौतिक तत्व से ही निर्धारित होते हैं। आप समझिए सही से। देखिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो भौतिक की वजह से है, पदार्थ की वजह से। पदार्थ मूल है, पदार्थ जो है बेसिक है, मैटर है, तब वहाँ से आइडिया निकलता है। हीगल, इनके स्वदेशी, वो कहते हैं कि विचार से सब चीज़ होता है, विचार से मैटर निकलता है, विचार से। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, जो विचार दिमाग में आता है वो भी दिमाग भौतिक पदार्थ है, तब वहाँ से। और द्वंद्व का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो दो भौतिक पदार्थों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की इसी थ्योरी को आगे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में वो तब्दील हो जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के हर एक युग में, हर एक समाज में दो वर्गों के बीच संघर्ष रहा है, और दो वर्गों के बीच संघर्ष जो रहा है उसमें एक वर्ग हैव होता है, जिसके पास सारे सामान होते हैं, साधन पे नियंत्रण होता है, और एक वर्ग होता है हैव नॉट। हैव नॉट वो वर्ग है जो साधन विहीन है, जिसके पास कोई साधन नहीं है। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए, हैव वो हैं जो उत्पादन की प्रणाली पे उनका नियंत्रण होता है। सपोज मशीनों पे, उत्पादन कारखानों पे उनका नियंत्रण होता है, और एक है कारखानों पे नियंत्रण नहीं होता, उनका उत्पादन की प्रणाली पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दोनों में उत्पादन की प्रणाली को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपना बनाने के लिए लड़ाई होती है। दोनों का एडवांटेज यहाँ पे टकराता है। एक व्यक्ति उत्पादन की प्रणाली पे पूरा कब्जा बनाए हुआ है कारखाने पे, आप ऐसे समझ लीजिए। हालांकि हर दौर में कारखानों की प्रकृति अलग रही है, कभी खेती बाड़ी रहा है तो ज़मीन पे, लेकिन जिस ज़माने में ग़ुलाम था तो ग़ुलाम पे, और जिस ज़माने में कारखाने हैं तो कारखानों पे हमेशा मालिक का यानी हैव का कंट्रोल रहा है। और दूसरा वर्ग जो हैव नॉट है उसका हमेशा शोषण हुआ है, ज़बरदस्ती उनसे मेहनत कराया गया है, उनको उनका पूरा मेहनत नहीं मिलता है। इसका आप सरल शब्दों में ऐसे समझिए, तो उससे उन पे जुल्म होता है, शोषण होता है, और ये शोषण जब बढ़ता चला जाता है
तो समाज में प्रत्येक वर्ग में लड़ाइयाँ होती रहती है, दोनों वर्ग में, मतलब आपस में ये दोनों लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते समाज यहाँ तक पहुँच गया। तो वो कहते हैं समाज में 5 अवस्थाएं हैं और इन 5 अवस्थाओं से लोग लड़ के, संघर्ष करके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होके, यानी वर्ग आपस में लड़ करके, संघर्ष करके एक समाज को तब्दील कर रहे थे। और एक समाज के इंटर करने से दूसरे समाज में और दूसरे समाज पे फिर लड़ाइयाँ होती है, फिर तीसरे समाज में बदल जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो युग था, सबसे पहला युग था आदिम युग। उसमें लोग शिकारी करते थे, खाद्य संग्राहक थे, वर्ग विहीन सोसाइटी थी ये, यहाँ कोई वर्ग नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने शक्ति हासिल की और कुछ लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। जैसे ही ऐसा काम शुरू किया वो दास युग में पहुंच गए। दूसरा युग है दास युग, आदिम युग, उसके बाद दास युग। आदिम युग को कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी और दास युग को कहते हैं स्लेवरी और एंशिएंट सोसाइटी। और दास और मालिक में भी इसी तरह से संघर्ष चलता रहा। फिर तीसरा सोसाइटी कहते हैं सामंतवादी समाज, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। उसमें क्या होता है, एक था भूस्वामी और दूसरा था कृषक। और फिर ये दोनों आपस में संघर्ष करते करते एक सोसाइटी का नेचर फिर चेंज हो जाता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है और समाज बदल जाता है। चौथा है पूंजीवादी समाज, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहलाता है। इसमें भी 2 वर्ग हैं, बुर्जुआ तथा सर्वहारा, यानी पूंजीपति और श्रमिक। तो ये, और फिर वो भविष्यवाणी भी कहते हैं कि आने वाला जो समाज होगा वो साम्यवादी और समाजवादी समाज होगा, सोशलिस्टिक सोसाइटी होगी। तो ये रहा 5 अवस्था समाज की, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म इन शॉर्ट। और इस पे बाद में फिर चर्चा होती रहेगी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में चर्चा होगी, आगे भी चर्चा होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, और छोटी छोटी बारीक बातों को, ये कार्ल मार्क्स का पार्ट 3 पार्ट है और हम छोटी छोटी बारीक बातों को भी लेते हैं थॉट में, ताकि आपका नेट में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में, आपने समझ लिया कि 2 वर्ग आपस में हर एक युग में लड़ता रहा। और पहला प्रकार जो बताया, पहला समाज का जो प्रकृति बताया कार्ल मार्क्स ने, 5 हिस्सों में बताया। वैसे 4 हिस्से हैं लेकिन 5वां का भविष्यवाणी करते हैं। आदिम युग, दास मूलक युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी से साम्यवादी युग। इसको आप इंग्लिश में भी सुन लीजिए। तो सबसे पहला प्रिमिटिव सोसाइटी, उसके बाद स्लेवरी और एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ये था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि अब तक का मानव समाज, मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और ये वर्ग संघर्ष का इतिहास इन सारे अवस्थाओं में दर्शाता है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें उत्पादन की प्रणाली। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आखिर उत्पादन की प्रणाली क्या है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। कैसे उत्पादन की प्रणाली में कौन कौन लोग शामिल हैं, उत्पादन के जो मोड हैं, यानी उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें क्या होता है। तो उसमें वो पहली चीज़ कहते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियाँ। और दूसरा कहते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध। कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब उत्पादित होती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो उत्पादन जो होता है उसमें कुछ तो मीन्स चाहिए, साधन, पॉइंट आप लिखते जाएंगे। कुछ लेबर चाहिए, श्रम, लेबर पावर, श्रम शक्ति। तकनीकी आता है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी। फोर्सेस में जैसे आप मशीन लगाते हैं, आप कारखाना लगाते हैं, ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। श्रमिक हैं, जितने भी साधन हैं वो सब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, उत्पादन की शक्तियों में। अब दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो लोग उसमें काम करते हैं उनसे संबंध। अब कौन कौन लोग काम करते हैं, एक मालिक होते हैं और दूसरे श्रमिक होते हैं, 2 ही वर्ग की बात करते हैं। तो मालिक का श्रमिक से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। और श्रमिक का 2 तरह के रिलेशन होते हैं, श्रमिक का श्रमिक से क्या रिलेशन है। तो मालिक का श्रमिक से जो रिलेशन है वो हैव और हैव नॉट का है,
और श्रमिक से जो रिलेशन है वो समानता पे आधारित है और सेम कॉन्शसनेस पे आधारित है। कॉन्शसनेस ऑफ काइंड की बात करते हैं, गिडिंग्स, उस पे आधारित है। तो ये रहा मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो दो तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मीन्स आता है, लेबर पावर आता है, टेक्नोलॉजी आता है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दूसरा, उसमें दो तरह के रिलेशन होते हैं, मालिक से लेबर का संबंध यानी हैव का हैव नॉट से और हैव का हैव से रिलेशन क्या होता है। और इन दोनों मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन को यानी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध हर एक समाज में बदलता जाता है। जैसे 4 प्रकार के समाज का उल्लेख स्पेशली करते हैं, 5वां अगर आप छोड़ दें जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, तो 4 प्रकार की सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के संबंध बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन हैं? तो पहला है एशियाई समाज, एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है प्राचीन समाज, एंशियंट सोसाइटी, तीसरा है फ्यूडल सोसाइटी और चौथा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नेट में क्वेश्चन को क्रम से मिलाने के लिए आता है। तो मार्क्स जो 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं उत्पादन की प्रणाली के आधार पर, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में ही लिखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी, दूसरे में एंशियंट सोसाइटी, तीसरा नंबर पे फ्यूडल सोसाइटी और चौथे में कैपिटलिस्ट सोसाइटी। स्वामित्व और ओनरशिप के आधार पर मार्क्स 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं, जो अलग है, जो हमने आपको पहले बताया। आदिम समाज प्रिमिटिव सोसाइटी, प्राचीन समाज एंशियंट सोसाइटी, सामंतवादी समाज फ्यूडल सोसाइटी और पूंजीवादी समाज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। और बाद में जो भविष्यवाणी करते हैं वो समाजवादी या साम्यवादी समाज की बात करते हैं। तो एशियाई समाज जो है उसमें क्या होता है, एशिया में शहरों का विकास उत्पादन पद्धति नहीं बदल सका, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। सामुदायिक स्वामित्व रही, व्यक्तित्व संपत्ति का अभाव रहा, एशिया में बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटलिज्म ग्रो नहीं किया। और कृषि विकास कार्य रहा, चूँकि कृषि पे आधारित रही। गांव हमेशा इंडिपेंडेंट थे, स्वावलंबी थी और आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। कृषि का ज़्यादा उत्पादन रहा, तो इसको कहते हैं एक्चुअली एशियाटिक सोसाइटी, जो आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे देखा। एशियाटिक सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये रहा कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स का तीसरा पार्ट। और मैं आपको कुछ चलिए प्रश्न करता हूँ। उत्पादन की प्रणाली के आधार पर कार्ल मार्क्स के 4 प्रकार के समाज का वर्णन करें और स्वामित्व के आधार पर कार्ल मार्क्स के 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करें। स्वामित्व के आधार पर कार्ल मार्क्स के पहले प्रकार, समाज के पहले प्रकार कौन है? थैंक यू एवरीवन। ये कार्ल मार्क्स का चौथा पार्ट है और हम आपको ये बता दें कि ये इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जानें कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। दूसरे पार्ट में कार्ल मार्क्स की बुक को जानें। दूसरे पार्ट में हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को जानें और तीसरे पार्ट में मोड ऑफ प्रोडक्शन को जानें। और चौथा पार्ट है ये, इसमें हम लोग मेन फोकस करेंगे क्लास फॉर्मेशन की बात है, वर्ग निर्माण की। मैं आपको ये बताऊं कि ये चैप्टर आमतौर पे बीए एमए में नहीं है, लेकिन ये नेट में ज़रूर पूछे जाते हैं और कहीं कहीं पे अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे बीए और एमए में भी है। तो कार्ल मार्क्स के क्लास फॉर्मेशन यानी वर्ग का निर्माण कार्ल मार्क्स के अनुसार कैसे होता है, आखिर वर्ग क्या है, ये भी समझना है। तो सबसे पहले हम एक कार्ल मार्क्स को समझें कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं वर्ग निर्माण के आधार को। कार्ल मार्क्स एक्चुअली वर्ग के निर्माण के 2 आधार बताते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताते हैं और दूसरा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताते हैं। ऑब्जेक्टिवली जो आप जानते हैं, जो बहुत मशहूर है, वो इकोनॉमी के आधार पे है, मतलब ऑब्जेक्टिव आधार पे वो इकोनॉमी को वर्ग का आधार मानते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग का परिभाषा यह है कि वर्ग कहते हैं कि एक जैसे उत्पादन की प्रणाली में एक जैसे कार्य करने वाले लोग को वो वर्ग कहते हैं। जैसे एक जैसा काम जो करते हैं, जैसे मान लिया टीचर हैं तो वो एक वर्ग है, एक जैसा काम कर रहे हैं। डॉक्टर है, वर्ग है, वो एक जैसा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर एक वर्ग है, एक जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए वो एक वर्ग है।
अगर जूता बनाने वाली कंपनी में जूता बनाने वाले जो लेबर हैं वो एक वर्ग है, चूंकि एक जैसा काम करता है। जो एक जैसा काम कर रहा है वो एक वर्ग है। क्लास इज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल हु आर बिलोंगिंग टू सेम वर्क, सेम काइंड ऑफ वर्क। एक ही जैसा काम जो करते हैं उसको वो इकोनॉमी के आधार पे जो है ना वर्क कहते हैं। तो इसमें उन्होंने दो हिस्से में बांटा, इसी में लड़ाइयाँ चलती रहती है। उसमें एक है हैव और दूसरा है हैव नॉट। तो और ये हैव और हैव नॉट कौन है? आदिम युग में तो था नहीं, लेकिन दास मूलक युग में दास और मालिक। उसी तरह सामंतवादी युग में भूसामंत और किसान। पूंजीवादी युग में जो अभी चल रहा है पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति हो गया हैव, हैव का मतलब जिसके पास सब चीज है, जिस पे सारे मशीन का नियंत्रण है, उत्पादन की प्रणाली का नियंत्रण है। और हैव नॉट वो है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ लेबर है, उसके हाथ में सिर्फ लेबर है, मेहनत है, और वो उत्पादन की प्रणाली पे, उत्पादन के जो शक्तियों पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उसके कारखानों पे कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे लेबर। तो ये था दो वर्ग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पे, हैव और हैव नॉट, चाहे पूंजीपति या श्रमिक, ये इकोनॉमी के आधार पे। दूसरा क्राइटेरिया वो बोलते हैं सब्जेक्टिव आधार पे। वो कहते हैं सब्जेक्टिव आधार पे भी वर्ग दो हिस्से में बांटते हैं कॉल मार्क्स। इस तरह का प्रश्न आमतौर पे नेट में आता है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में वो लेते हैं कॉन्शसनेस को, अवेयरनेस को, चेतना को, जागरूकता को। तो अब वो बात कर रहे हैं कि जितने भी समाज हैं, आदिम युग, दास मूलक युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, इन सब में जो हैव नॉट है उसकी चेतना, वो चेतना को दो हिस्से में बांटते हैं। पहला कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ, और दूसरा क्लास फॉर इटसेल्फ। इसको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश ही लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए सही शब्द नहीं है। यानी अपने आप में वर्ग, पहला अपने आप के लिए वर्ग, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इंग्लिश में ही लिखें। क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। अब क्लास इन इटसेल्फ वो क्लास है जिसमें चेतना नहीं होती, जागरूकता नहीं होता है, वो ये नहीं जानता मेरा शोषण हो रहा है, और वो आपस में संगठित नहीं हो पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाते अपने मालिक के खिलाफ, अपने हैव के खिलाफ। जैसे इसका उदाहरण कॉल मार्क्स प्रस्तुत करते हैं दास मूलक युग में और सामंतवादी युग में। इन दोनों युग में जो दास है वो अपने मालिक से, और किसान जो है अपने भूसामंत से ठीक से लड़ नहीं पाते, संगठित नहीं हो पाते, चेतना की कमी होती है। और दूसरी तरफ कहते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ, दूसरा वर्ग है, इसमें चेतना होता है, संगठन होता है। वो कहते हैं पूंजीवादी युग में श्रमिक संगठित हो जाता है और मिल करके मालिक से लड़ाई करता है, जो अभी पूंजीवादी युग चल रहा है। इसमें कहते हैं पूंजीवादी युग में श्रमिक यूनाइट है, संगठित है, और एक न एक दिन जीत श्रमिक की होगी और पूंजीपति हार जाएगा और एक नए समाज का निर्माण होगा, समाजवाद आएगा। तो ये रहा वर्ग निर्माण का आधार, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव आधार पे हैव और हैव नॉट, इकोनॉमी के आधार पे, सब्जेक्टिव आधार पे, कॉन्शसनेस के आधार पे, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, ये कॉल मार्क्स का 5वां पार्ट है और हम लोग बात कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने कॉल मार्क्स का परिचय दिया, उनके बुक के बारे में, उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बारे में जाना। तीसरे पार्ट में मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन की प्रणाली। चौथे पार्ट में क्लास फॉर्मेशन, वर्ग निर्माण। और इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊं कि कॉल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की, वह क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जो क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो भी इतिहास में कॉल मार्क्स कहते हैं कि दो वर्ग हमेशा रहे हैं। जैसे आपसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की चर्चा करें या वर्ग संघर्ष पे आपसे प्रश्न होगा तो आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद भी दिखाना पड़ेगा।
ऐतिहासिक भौतिकवाद में जो 5 अवस्था है, यानी 4 अवस्था, 5वें का जो क्या कह रहे कि भविष्यवाणी है, उन 5 अवस्था को आप दिखाते हुए और वर्ग संघर्ष को आप दिखाएंगे। तो जैसे आदिम युग, दूसरे में दासमूलक युग, तीसरा है सामंतवादी युग, चौथा है पूंजीवादी युग और 5वां पार्ट है समाजवादी से साम्यवादी युग। तो आदिम युग में तो कोई वर्ग नहीं होता, वर्ग विहीन होता है, सोसाइटी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वर्ग का निर्माण नहीं होता। और जैसे ही साधन पर कंट्रोल होता है, कुछ शक्तिशाली लोग शक्तिशाली लोग गरीबों को, कमज़ोरों को, शक्तिहीन को अपने अधीन ले लेते हैं, उनको दास कहा जाने लगता है। कुछ लक्ष्य के तहत वो दास उनके लिए काम कर रहे होंगे और उनसे काम करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वहीं पे वर्ग का निर्माण होता है। दासमूलक युग में वर्ग का निर्माण होता है। जैसे जो एंशिएंट सोसाइटी है उसमें 2 वर्ग बन जाते हैं, एक स्लेव और दूसरा मास्टर, दास और मालिक। ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, इसी को वर्ग संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष करते करते उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन आता है और संघर्ष होता है, समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जो 2 वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, दास और मालिक, तो उत्पादन के संबंध बिगड़ जाते हैं और उत्पादन के शक्ति बदल जाती है, तो उत्पादन की प्रणाली भी बदल जाती है और वो सामंतवादी युग में फ्यूडल सोसाइटी में इंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ग का निर्माण होता है। जो वर्ग वहाँ मालिक और दास था, वही यहाँ पे आकर के भू सामंत और किसान हो जाता है। अब ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं और ये दोनों संघर्ष करते हैं क्योंकि संबंधों में परिवर्तन होता है, संबंधों में परिवर्तन आता है तो संघर्ष होता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनके क्या कह रहे हैं कि उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है और फिर उत्पादन की प्रणाली चेंज हो जाती है। जैसे उत्पादन की प्रणाली चेंज हो जाती है तो ये युग बदल जाता है और वो फिर आ जाता है पूंजीवादी युग। अब इसमें उत्पादन की प्रणाली क्या हो गई? इंडस्ट्री हो गई, मशीन हो गया। अब इसमें पूंजीपति है एक वर्ग और दूसरा है श्रमिक। आप देखते नहीं है आपस में श्रमिक जो है हमेशा हड़ताल करते हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। पूंजीपति और श्रमिक के बीच लड़ाई होती है। एक मालिक होता है जो सभी साधनों का मालिक होता है और दूसरा साधन विहीन होता है, उसके पास सिर्फ श्रम होता है, इसलिए उसको श्रमिक कहते हैं। अब इन दोनों की लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई किस लिए होती है? लड़ाई होती है पूंजी के लिए। पूंजी के लिए लड़ाइयाँ आपस में होती है। तब बोलते, अभी तो हुई नहीं है क्योंकि हम इसी युग में हैं। जब आपस में ये लड़ाई करेंगे तो कार्ल मार्क्स कहते हैं फिर संबंध बदलेगा और संबंध बदलेगा तो उत्पादन की शक्ति बदलेगी, उत्पादन की शक्ति बदलेगी, उत्पादन के साधन बदल जाएंगे और उत्पादन के श्रम शक्ति बदल जाएगी और ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा तो फिर नए समाज का निर्माण होगा। और उस समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, समाजवादी समाज की, जहाँ सब लोग समान होंगे और साम्यवादी युग आ जाएगा जहाँ कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन होगा। हालांकि लोगों ने इनकी आलोचना की कि वर्ग विहीन समाज एक अपोल कल्पना है, न तो ऐसा हुआ है और न होने की संभावना है। जिस समाज में भी साम्यवादी आया और जहाँ भी साम्यवादी व्यवस्था आया फिर वहाँ उसके बाद पूंजीवादी आ गई। मतलब हम ये देख रहे हैं कि वर्ग विहीन समाज का निर्माण असंभव है, आलोचकों का कहना है। तो ये रहा कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स का 5वां पार्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये कार्ल मार्क्स का 6ठा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, हम लोग विशेष करके वर्णन करेंगे एलिनेशन की, अलगाववाद की। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या जाना एक नज़र देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, उनके किताब के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तीसरी वीडियो में मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रणाली। चौथी वीडियो में क्लास फॉर्मेशन, वर्ग निर्माण। और 5वीं वीडियो में क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष। और 6ठी वीडियो है, इसमें एलिनेशन को जानेंगे। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं एलिनेशन के बारे में, कार्ल मार्क्स का आप ये समझिए, मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है
वो अपनी सृजनशीलता से संतुष्टि प्राप्त करता है। मनुष्य कोई क्रिएटिव वर्क करता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन चूंकि इस युग में, खास तौर से पूंजीवादी युग में एलिनेशन की बात करते हैं कि इस युग में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, विशेषीकरण बढ़ जाता है और एक जैसा लोग काम करते हैं। सपोज कोई जूता बना रहा है तो जूते का फीता बना रहा है तो फीता ही बना रहा है, फीता बना रहा है। काम करते 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 मोनोटोनस हो जाता है, एक जैसा, उसकी सृजनशीलता दब जाती है। कोई व्यक्ति फॉर्म जमा कर रहा है तो फॉर्म ही जमा कर रहा है, जबकि वो कुछ और अच्छा कर सकता था। तो कोई और काम नहीं है, बस फॉर्म जमा कर रहा है। तो कहने का मतलब एक जैसा काम कर करके वो थक जाता है, एलिनेशन हो जाता है, उस काम से उसको अलगाव हो जाता है। वो कहते हैं ना, उब जाता है। आप इसको सही मीनिंग में समझिए, उबाऊपन हो जाता है। एलिनेशन की चर्चा ऐसा नहीं है, सब बहुत सारे लोगों ने किया है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसी हालत में जो है एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि वो जिस वस्तु का निर्माण करता है श्रम का वस्तुकरण हो जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर होता है। मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है, अपनी सृजनशीलता संतुष्टि प्राप्त करता है। जिस वस्तु का वो निर्माण करता है उसे श्रम का वस्तुकरण यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर कहते हैं। लेकिन औद्योगिक समाज में सृजन का कार्य मशीन करता है। मशीन में क्रिएटिविटी होती है, इंसान में तो होती नहीं है। आपको तो सिर्फ बटन दबाना है, सारा काम मशीन करता है। तो इसको वो बोलते हैं श्रम का अवस्तुकरण, डी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर। और डी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर की वजह से अलगाववाद उत्पन्न होता है। 4 तरह के अलगाव की बात करते हैं। तो सबसे पहला अलगाव है कि वस्तु से अलगाव, यानी जिस वस्तु का उत्पादन वो कर रहा है, जिस वस्तु से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उससे उसको अलगाव होता है। उसमें उसको मन नहीं लगता है, बिल्कुल उससे अलग थलग महसूस करता है। दूसरा है उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। तीसरा है स्वयं से अलगाव, खुद से। और चौथा है समूह से अलगाव। इसको आप समझिए। तो क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया से सृजनशीलता के कारण, चूंकि उसके सृजन का उसका तो कोई महत्व नहीं है, उस कारखाने में, इंडस्ट्री में उस व्यक्ति का महत्व नहीं है, उस मशीन का महत्व है। तो उसको उत्पादन की प्रणाली से, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो जाता है। उत्पादन से भी अलगाव होता है, मन नहीं करता है उसमें उसको काम करने का, शोषण के कारण। शोषणकारी है, उसको जो मिलना चाहिए उसको उसके द्वारा उत्पादित, सपोज एक मोबाइल है जो 20,000 का है, उसको किसी श्रमिक ने तैयार किया, किसी श्रमिक ने तैयार किया, 500 रुपये का मटेरियल उसने तब्दील कर दिया 20,000 में, लेकिन उस श्रमिक को मिला 200 रुपया। अब आप अंदाजे कीजिए, 500 प्लस 200 मिलकर के 20,000 का चीज हो जाता है। तो किसने मेहनत किया उस मोबाइल पे? जो 500 के सामान को 20,000 का बनाया और उसको मिला मात्र 200 रुपया। तो शोषण हुआ कि नहीं? तो ये फायदा किसको मिला? पूंजीपति को मिला। मतलब किसी 500 रुपये का चीज, मान लिया कि बैग तैयार किया, 500 रुपया का कपड़ा लगा उसमें और 200-300 रुपये का 500 रुपये का लेबर चार्ज मान लीजिए, 1000 रुपये में बैग मालिक जो है पूंजीपति बैग को बेचता है 4000 में। तो 4000 कहाँ से आया? जो 500 रुपये का सामान और 500 रुपया लेबर कॉस्ट, लेबर ने ही उसको कीमती बनाया था, उसको सही कीमत नहीं मिली। यही उसका शोषण है। इसलिए उत्पादन से उसका अलगाव हो जाता है। मालिक से भी अलगाव हो जाता है प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि मालिक से उसका संघर्ष है। मालिक उसको शोषक नजर आता है और अपने आप से अलगाव होता है, चूंकि अपने आप को वो असफल पाता है। हर जगह उसको लगता है मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। तो ये है कुल मिलाकर के। और एम सीमान अलगाव को 5 श्रेणियों में बांटते हैं। एम सीमान, एक कहते हैं, पहला पॉइंट है शक्तिहीनता, दूसरा पॉइंट है प्रतिमानहीनता। शक्तिहीनता मतलब पावरलेसनेस, दूसरा बोलते हैं नॉर्मलेसनेस, प्रतिमानहीनता। तीसरा बोलते हैं मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता। और चौथा है सामाजिक पृथक्करण, सोशल आइसोलेशननेस। और 5वां पॉइंट है सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट, आत्म उदासीनता। इन 5 कारणों से अलगाव होता है। ये है वैज्ञानिक है एम सीमान। तो ये रहा कुल मिलाकर के अलगाववाद के बारे में। चलिए फिर
नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कॉल मार्क्स से संबंधित। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये कॉल मार्क्स का 7वां पार्ट है और इस पार्ट में जैसा कि आप जानते हैं मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप जानते हैं हमने सारे पार्ट्स को देखा, हमने कॉल मार्क्स के हिस्टोरिकल मेटलिज्म बुक्स, कॉल मार्क्स के बहुत सारी थ्योरी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कॉल मार्क्स का क्लास फॉर्मेशन, एलिनेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लगभग सारे पोर्शन को टच किया है। तो चलिए इसमें हम कुछ प्रश्न लेते हैं। और देखिए जब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते हैं नेट क्वालिफाई करना मुश्किल है। आप जितना भी जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे वो बीए का, एमए का हो या नेट का हो, वो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न, दी होली फैमिली कॉल मार्क्स ने कब लिखी? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, कॉल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई? तीसरा प्रश्न, समाजवादियों का बाइबिल किसे माना जाता है? चौथा प्रश्न, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कौन करता है? पांचवा प्रश्न, कॉल मार्क्स किस देश के थे? छठा प्रश्न, कॉल मार्क्स का जन्म कब हुआ? सातवां प्रश्न, कॉल मार्क्स ने वर्ग निर्माण के कितने आधार बताए हैं? सातवां प्रश्न, कॉल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद में समाज को किन किन हिस्सों में बांटा है? आठवां प्रश्न, दासमूलक युग में समाज में दो वर्ग कौन कौन थे? नौवां प्रश्न, सामंतवादी युग फ्यूडल सोसाइटी में समाज में दो वर्ग कौन कौन थे? 10वां प्रश्न, पूंजीवादी समाज में दो वर्ग कौन हैं? 11वां सवाल, बुर्जुआ शब्द किस भाषा से लिया गया है? 12वां प्रश्न, समाज का मूल आधार यानी बेसिक स्ट्रक्चर कॉल मार्क्स किसको मानते हैं? मूल संरचना। 12वां सवाल, क्लास कॉन्शसनेस को कितने हिस्सों में बांटा है? 13वां प्रश्न, क्लास इन इटसेल्फ यानी स्वयं में वर्ग का क्या लक्षण है? 14वां प्रश्न, क्लास फॉर इटसेल्फ यानी स्वयं के लिए वर्ग का क्या विशेषता है? 15वां प्रश्न, कॉल मार्क्स के अनुसार अलगाववाद कितने प्रकार के हैं? 16वां प्रश्न, कॉल मार्क्स के अनुसार अलगाववाद का मुख्य कारण क्या है? 17वां प्रश्न, एम सीमान ने अलगाववाद की कितनी श्रेणियों में बांटा है? 18वां प्रश्न, कॉल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी युग के बाद कौन सा युग आएगा? तो ये रहा कुल मिलाकर के कॉल मार्क्स के बारे में। कॉल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत,
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाववाद और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो आपने देखा, जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, उसमें समाज में बदलाव आता है, जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रणाली और वर्ग निर्माण, क्लास फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। धन्यवाद।